नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई यूपीएससी और एमपीएससी में। मैं नवनाथ मानी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर 2021 बैच। और आज हम देखने वाले इथिक्स। तो एक जीएस का मेंस में जीएस का पेपर 4 रहता है, और इथिक्स को स्कोर करना सबसे इजी भी लगता है मुझे, और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इथिक्स में अगर स्कोर नहीं आ रहा है तो आपकी रैंक किंग की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, अच्छी रैंक नहीं आती, या फिर आपकी अच्छी सर्विस नहीं मिलती अगर रैंक भी आ जाए तो आपको अगर अपनी डिज़ायर्ड या फिर आपके ड्रीम पोजीशन पे पहुंचने के लिए इथिक्स को बहुत ज़रूरी है, उसे निगलेक्ट मत कीजिए। तो हम स्टार्ट करते आज का पहला वीडियो, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। सो व्हाट इज़ इथिक्स? सो इथिक्स इज़ द सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। तो जो मोरल प्रिंसिपल्स है सारे, उसको मिला के एक जो पैकेज तैयार होता है उसको इथिक्स बोलते हैं। तो इथिक्स क्या है? हमारे सारे वैल्यू सिस्टम में उसको एक कलेक्ट करते हैं, एक कलेक्टिव जो बन जाता है उसको इथिक्स बोलते हैं। तो इथिक्स किसने बनाया है? इथिक्स हमने ही एज ए ह्यूमन लोगों ने ही इथिक्स को बनाया है। तो इथिक्स ये वैल्यूज़ या प्रिंसिपल्स कहाँ से आते हैं? तो उसके सोर्सेज क्या है? इथिक्स के सोर्सेज बहुत सारे सोर्सेस है, इसमें से कुछ मेजर सोर्सेज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो पहले सोर्स है इथिक्स का रिलीजन। तो रिलीजन जो है, धर्म जो है, तो हमारे इथिक्स का सबसे पुराना सोर्स है। तो हर कोई रिलीजन, कौन सा भी आप रिलीजन उठा के देखो, उनमें भी हिंदुज़म हो, क्रिश्चियन हो, जुडाइज़म हो, तो सिखिज़म हो, तो उसमें हमें रिलीजियस जो टीचिंग है उसमें हमारी इथिकल टीचिंग इन्वॉल्व होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे कि भक्ति लिटरेचर जो है, तो उसमें भक्ति लिटरेचर में जो संत नामदेव है, संत एकनाथ है, तो उन्होंने अपने लाइफ में इथिकल टीचिंग को फॉलो किया था, इथिकल वैल्यूज़ को फॉलो किया था, और लोगों को उन्होंने अपने बुक्स में लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। जैसे कि भक्ति लिटरेचर इक्वलिटी के बारे में बोलता है, भक्ति लिटरेचर नॉन डिस्क्रिमिनेशन और इंडिविजुअल कंसाइंस के बारे में बोलता है, भक्ति लिटरेचर जो है कास्ट के अगेंस्ट बोलता है। तो इसी सारे इथिकल टीचिंग्स है वो हमारे रिलीजन से आता है। अगर हम वैदिक सिस्टम की बात करें, तो जो भी पुराने वेदास है, आयुर्वेद हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, तो उसमें जो टीचिंग है वो टीचिंग जो है अभी जो वो टीचिंग सारी इथिकल टीचिंग मत से ही जुड़ी है। और जैसे कि हम महाभारत देखते हैं या फिर गीता देखते हैं, तो उसमें जो कृष्ण भगवान ने गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो टीचिंग दिया है, जो उसमें जो मोरल टीचिंग उसमें इन्वॉल्व है। तो रिलीजन हमारा एक बहुत बड़ा इथिकल बिहेवियर का, इथिकल सोर्स का बहुत बड़ा, इथिकल प्रिंसिपल्स का बहुत बड़ा सोर्स रहता है। सेकंड रहता है लॉ। तो आप बोलते हैं कि लॉ कैसे है? तो जैसे कि अब डेमोक्रेटिक सेटअप पे हम जी रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके तहत डिफरेंट लॉज आते हैं। तो ये लॉ हमारे लिए एक गाइडिंग सोर्स का काम करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा आर्टिकल 51A, तो वहाँ पे हमारे ड्यूटीज़ इन्वॉल्व है। वो क्या ड्यूटीज़ है? वो इथिकल ड्यूटीज़, इथिक्स से ही रिलेटेड ड्यूटीज़ हैं। जैसे कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि हमें महिलाओं के साथ अच्छा सा व्यवहार करना है। तो ये सारी चीज़ें लॉ के तहत होती है। और जो जो हमारी सोसाइटी में जो दूसरे लॉज रहते हैं, जिसको अनरिटन लॉ बोलते हैं, जो कस्टम्स बोलते हैं, जो ट्राइबल सोसाइटीज़ में रहते हैं, तो वो भी हम इथिक्स को हम जोड़ सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें भी रहता है कि हमारे जो ट्रीज़ रहते हैं या फिर जो कॉमन ग्रासलैंड रहता है उसको प्रोटेक्ट करना है ट्राइबल्स को। तो ट्राइबल ये कस्टम जो है वो भी लॉ के अंडर आता है। थर्ड रहता है ह्यूमन कंसाइंस। ह्यूमन कंसाइंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ह्यूमन कंसाइंस, जिसके तहत जो भी इंसान ने आज तक जो भी प्रगति की है उसका सारा बेसिस ह्यूमन कंसाइंस में है। आपको मैं बताना चाहता हूँ महात्मा गांधी जी की स्टोरी, आप सभी को पता है। मतलब जब वो ट्रेन सफ़र कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने फर्स्ट क्लास से टिकट बुक किया था, लेकिन उनको इंडियन होने के कारण, नॉन वाइट होने के कारण उनको उस बोगी से हटा दिया था, बाहर फेंक दिया था। तो उनका वहाँ पे ह्यूमन कंसाइंस था। ह्यूमन कंसाइंस ने उनको जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके तहत चलते उन्होंने फिर जो मास मूवमेंट खड़ी की, जो उसके प्रिंसिपल्स थे, नॉन वायलेंस था, तो ये अहिंसा था। तो ये जो वैल्यू सिस्टम जो आई, अहिंसा या फिर उनका सत्याग्रह जो है, ट्रुथ, सच बोलना, ये सारी चीज़ें उनकी अपने ह्यूमन कंसाइंस से आई। मे बी उनको टीचिंग भी थी जो बचपन से आ रही थी, लेकिन जो उन्होंने एक मास मूवमेंट के तौर पे इस वैल्यूज़ को प्रोपोगेट किया, तो उसका बेस ह्यूमन कंसाइंस ही है। तीसरा बेसिस है कल्चर। चौथा बेसिस है कल्चर। तो कल्चर में क्या है? हमारे ह्यूमन सोसाइटी में अलग अलग कल्चर रहते हैं।
अलग अलग कल्चर में कुछ चीज़ें एक्सेप्टेड रहती है, कुछ चीज़ें नॉन एक्सेप्टेड रहती है। और जो एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस, हाँ, सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर चेंज होता है। किसी जैनिज़्म कल्चर में जैसे कि ओनियन और प्याज नहीं खाते हैं, ओनियन और लहसुन नहीं खाते, या फिर किसी सोसाइटी में जो इस गाय का मांस नहीं खाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो हमारे बिहेवियर को हम वो डिक्टेट करती है, ह्यूमन बिहेवियर को, या फिर उनको गाइड करती है, तो वो कल्चर से ही चीज़ें आती है। कुछ कल्चर जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं या फिर केरल में मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, तो वहाँ पे वुमन का जो रोल सोसाइटी में ज़्यादा रहता है। वो जो मैट्रिलिनियल वैल्यू सिस्टम जो है वो कल्चर से आ रही है। नेक्स्ट सोर्स है फैमिली। तो फैमिली में हमारे पेरेंट्स रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं। तो जब चाइल्डहुड में जो बच्चों को हम टीचिंग देते हैं, तो ये टीचिंग हमारे वैल्यू सिस्टम का, इथिकल सिस्टम का एक बड़ा पार्ट बन जाती है। और किस फैमिली की एक वैल्यू सिस्टम रहती है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि थर्ड जनरेशन ब्यूरोक्रेट्स रहता है, या फिर 3 जनरेशन से आर्मी में लोग जा रहे हैं, तो ब्रेवरी एक उनकी वैल्यू बन जाती है। या फिर जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण आपको देके मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर कोई कज़िन आपके घर पे आता है, अब छोटे बच्चे रहते हैं, तो उसका कोई कज़िन या रिलेटिव का छोटा बच्चा आता है, तब वो चीज़ों के लिए झगड़ते हैं, लेकिन पेरेंट उनको शेयरिंग की वैल्यू सिखाते हैं। तो ये जो टीचिंग है, ये टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जो फैमिली की इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाती है हमारी इथिकल वैल्यू टीचिंग का, इथिक्स का जो हम सोर्स देख रहे थे अभी इसका। तो फैमिली एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स। तो थिंकर्स और फिलोसोफर्स में हम देखते हैं कि अपने अपने नए तरीके से वो चीज़ों को देखते हैं, थिंकर्स और फिलोसोफर से, जिसमें से प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, हॉब्स हो गया, लॉक हो गया। और वो अपनी अपनी एक नई सोच दुनिया के सामने रखते हैं। जैसे कि डिओन्टोलॉजी में हम आगे जाके देखेंगे, इमोनल कांट है जो ड्यूटी बेस्ड अप्रोच के बारे में बोलता है। मतलब इथिकल चीज़ कौन सी होगी, अगर आपकी ड्यूटी है कि इसको करना ही करना है, तो अगर आपने नहीं किया तो आप अनएथिकल हो, आपने किया तो आप एथिकल हो। तो वहाँ पे क्लियर कट है कि आपको ड्यूटी फॉलो करना है, आपको रूल फॉलो करना है, उसको डिओन्टोलॉजी कहते हैं। जैसे कि इसका हमारे माइथोलॉजी में भी एक एग्जाम्पल है कि परशुराम जी थे, उनके पिता ने उनको ऑर्डर दिया था कि अपनी माँ का वो गला काट लो। तो परशुराम को जो ऑर्डर मिला था, उनकी ड्यूटी थी कि पर अपने फादर का जो भी ऑर्डर दिया है वो उसको फॉलो करना है। तो ये डिओन्टोलॉजी के हिसाब से ये सच है, मतलब ये इथिकल है। तो थिंकर्स और फिलोसोफर से वो भी टाइम टू टाइम अपने वैल्यू सिस्टम्स में ऐड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और हमारा एक इथिक्स का एक कलेक्टिव सिस्टम बन जाता है। ये सारे सोर्सेस है हमारे इथिक्स के। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इथिक्स। तो इथिक्स का इम्पोर्टेंस क्यों है सोसाइटी में, इथिक्स का इंपॉर्टेंस क्यों हमें इथिकल रहना है, इथिकल बनना है, क्यों हमें हमारे नेक्स्ट जनरेशन को इथिक्स टीचिंग हम उसको चाहते हैं कि इथिकल टीचिंग हम उनको दे दे, क्यों करना है ऐसा। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम बेसिक चीज़ जो है कि ये इथिक्स जो है हमारा लाइफ का एक हम ह्यूमन को जो अदर एनिमल्स है उससे एक डिस्टिंग्विश मतलब इसे एक अलग बनाता है, क्योंकि ह्यूमन का ही एक बेसिक और इंटीग्रल पार्ट है इथिक्स। उसके वजह से हम एक दूसरे एनिमल से, मतलब जैसे कि वाइल्ड लाइफ हो या फिर कुत्ता हो, गधा हो, उसके कंपैरिजन में हम इंसान बने रहते हैं, क्योंकि इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इथिक्स है। इथिक्स क्या करता है, हमें मोरल मैप प्रोवाइड करता है, मोरल कंपास प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी दुविधा हो, कोई भी समस्या हो, तो उसका हल कैसे करें, उसमें डिसीजन क्या लें। अगर आप मानो कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हो और आपको एक नई कंपनी एस्टेब्लिश करनी है, लेकिन आपको इस एरिया में जगह मिल रही है वहाँ जहाँ पे आपको एनवायरनमेंट के प्रति निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, जहाँ पे इको सेंसिटिव जोन हो, जहाँ नियर कोई थ्रेटन वाइल्ड लाइफ हो, तो आपको वहाँ पे डिसीजन लेने के लिए इथिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात मैं कहता हूँ कि अभी जैसे कि इथिक्स में रहता है कि एक कंपटीशन चल रहा है, कोई भी एग्ज़ाम हो क्या हो, आप 10 लोग का प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके पास अलग अलग मटेरियल है, आपके पास किसके पास कुछ अच्छा मटेरियल है, किसी के पास अच्छा मटेरियल नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो मटेरियल है उसको शेयरिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी इथिक्स, ये डिसीजन भी हम इथिक्स के हेल्प से ले सकते हैं। सेकंड डिसीजन मेकिंग हो गया। सेकंड समन बोनम मतलब ग्रेटर गुड।
तो ग्रेटर गुड कैसे रहता है, जैसे कि हम सोसाइटी में रहते हैं, ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं, तो ह्यूमन सोसाइटी नेशन का एक कलेक्टिव गुड रहता है, ग्रेटर गुड रहता है, जिसमें सभी की भलाई होता है। तो सभी की भलाई का काम कौन करता है, किसी एक इंस्टीट्यूशन को हम नहीं दे सकते कि आप इसका काम करो, ये सभी की जिम्मेदारी रहती है। तो सभी की जिम्मेदारी हम उसको कैसे कंफर्म करें, कैसे उसको मतलब उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें कि सभी लोग ग्रेटर गुड के डायरेक्शन में काम करें, सभी का हित हो और सभी का भला हो, हम इसको कैसे इंश्योर करें। तो उसको इंश्योर करने के लिए हमें इथिक्स चाहिए, और उसको समन बोनम ग्रेटर गुड जो है हम इसके तहत हम इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है फ्री फ्रॉम प्रेजुडाइसेस। तो फ्री फ्रॉम प्रेजुडाइसेस मतलब जो भी हमारे प्रेजुडाइस रहते हैं, मतलब किसी व्यक्ति की तरफ रहता है, किसी प्लेस की तरफ रहता है, किसी नेशन की तरफ रहता है, किसी कम्युनिटी की अगेंस्ट रहता है, किसी वैल्यूज़ की तरफ रहता है, किसी बिलीफ की तरफ रहता है, ये प्रेजुडाइसेस फ्री करने की ताकत हमें इथिक्स देता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपका मतलब किसी एक इंसान को पकड़े, उसको चाइल्डहुड में किसी प्लेस के अगेंस्ट या फिर किसी कल्चर के अगेंस्ट उसको एक नेगेटिव एक्सपीरियंस आया होगा, तो उस नेगेटिव एक्सपीरियंस के तहत उसका एक बिलीव बन जाता है कि नहीं वो सोसाइटी ऐसी है, वो कल्चर ऐसा ही है, तो उसको वो जनरलाइज करने लगता है। तो जब भी उसको नेक्स्ट इनकाउंटर होता है उस सोसाइटी के साथ, उस कल्चर के साथ, उस प्लेस के साथ, तो उसमें वो प्रेजुडिस बन जाता है, और उसका जो बिहेवियर आइडियल नहीं होता, लेकिन उसको बिहेवियर जो है वो सटली चेंज हो जाता है, जो कि उसका खुद से भी खुद को भी डिसएडवांटेजेस रहेगा और दूसरों को भी डिसएडवांटेजेस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो हम प्रेजुडाइज से कैसे उसको हटा सकते हैं, तो उसके लिए हमारा इथिक्स जो है, जो हमारे वैल्यू सिस्टम है, वो हमको मदद करती है, गाइड करती है। नेक्स्ट आता है कि आप डिलेमा रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आप डिलेमा कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि एक सीईओ का एग्जांपल दिया। चलो अब हम एक ब्यूरोक्रेट का एग्जांपल लेते हैं। ब्यूरोक्रेट में आपके पास तो आपको स्कीम इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, अलग अलग डिपार्टमेंट के। आप जब बाइस बन जाएंगे तो आपके अंडर बहुत सारे लाइन डिपार्टमेंट रहेंगे, उनके स्कीम आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो आप बेनिफिशरीज है, आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको हो सकता है कि एक वैकेंसी या फिर एक अपॉर्चुनिटी के लिए 4 लोग अप्लाई कर देंगे, और फिर आपको किसी के लिए किसी एक का पॉलिटिशियन से कांटेक्ट होगा, हायर अप्स में कांटेक्ट होगा, वो आपको फ़ोन करेगा या फिर फ़ोन दूसरे के थ्रू फ़ोन करवाएगा। तब आपको डिसीजन लेना है कि जो जो बहुत ज़्यादा नीडी है उसको ही वो अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर जो बेनिफिशरीज का सिलेक्शन हो वो ट्रांसपेरेंट हो, जस्ट हो, फेयर हो। तो ये जो है डिलेमा डिलेमा रिजॉल्व करने के लिए हमें इथिक्स की ज़रूरत बहुत पड़ती है। सेकंड, इथिक्स क्या करता है, क्रेडिबिलिटी क्रिएट करता है। मतलब इथिक्स जो है वो ब्रांड क्रिएट करता है। ब्रांड कैसे क्रिएट करता है, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में टाटा का हम लेते हैं। हम सारे लोगों को पता है कि टाटा का जो भी सर्विसेज रहती है, गुड्स हो, मटेरियल हो, जो भी है, जो वो ट्रस्टवर्दी रहती है। तो ट्रस्टवर्दी उन्होंने कैसे बनाया, उन्होंने क्रेडिबिलिटी कैसे बनाई खुद की सोसाइटी में, तो वही है कि वो इथिक्स के थ्रू उन्होंने की। मतलब ऐसा, जब हम टाटा का जामनगर प्रोजेक्ट में हम गए थे, तो वहाँ के जो इंजीनियर थे वो हमें बोल रहे थे कि हम एक रूल के ख़िलाफ़ एक भी चीज़ नहीं करते, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी रूल हो उसको हम ब्रेक नहीं करते। और उसके आगे जाके, मतलब रूल नहीं है, लेकिन अगर लोगों को कुछ परेशानी हो रही है, एनवायरनमेंट को कुछ परेशानी हो रही है, तब भी हम उस प्रोजेक्ट को नहीं करते। तो टाटा जैसी बड़ी कंपनी है, तो उस कंपनी को सिर्फ फ़ायदा या मुनाफा ही उसका टारगेट नहीं है। तो उसका टारगेट, उसके साथ कुछ वो वैल्यू सिस्टम लेके चलती है टाटा ग्रुप। तो उसकी वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी बनी है, बढ़ी है। तो यही इंपॉर्टेंस ऑफ इथिक्स क्या है, एक समराइज कर देता हूँ मैं। इथिक्स का इंपॉर्टेंस है कि ये हमारा मोरल कंपास बन जाता है, एक मोरल गाइड बन जाता है। ये हमें जो क्राइसिस होता है, मोरल क्राइसिस, इथिकल डिलेमा रहता है, उसमें हमें मदद करता है, डिसीजन लेने में, की भी डिसीजन लेने में मदद करता है। ये हमारी लाइफ बेटर बनाता है, हमारे साथ साथ सोसाइटी की लाइफ भी बेटर बन जाती है, एक अच्छी सोसाइटी बन जाती है। उसको हम ग्रेटर गुड बोलते हैं, समम बोनम। और उसके साथ ही ये हमारी क्रेडिबिलिटी भी बनाता रहता है, और हमें प्रेजुडिस से फ्री करता है। चलो अब हम देखते हैं कि अगर इथिक्स ना हो तो क्या हो सकता है। अब्सेंस ऑफ इथिक्स लीड्स टू, मतलब अगर इथिक्स ना हो
तो सोसाइटी में क्या हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो सकता है, ये चीज़ें हम देखेंगे अभी। जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा अगर मेरे पास इथिक्स ही ना हो, अगर मैं इथिक्स फॉलो ना करूँ तो क्या होगा। अगर मैं इथिक्स फॉलो ना करूँ तो मुझे लगता है कि जैसे कि जो वैल्यूज़ है, ऑनेस्टी है, ट्रूथ है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क है, इंटीग्रिटी है, अगर ये वैल्यूज़ ना हो मेरी, तो मेरा मोरल क्राइसिस स्टार्ट होगा, मेरी एक पहचान नहीं बन पाएगी। लोग मुझे किस किस लोग मुझे किस वैल्यू से अटैच करेंगे अगर मेरी कोई वैल्यू सिस्टम ही ना हो तो। और मेरी कोई वैल्यू सिस्टम ना हो मतलब, तो मैं अपने कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो इंडिविजुअल लेवल पे ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर मेरे लाइफ में एथिक्स ना हो। अगर मेरे लाइफ में एथिक्स ना हो तो निगेटिव चीज़ें भी बढ़ जाएगी, जैसे कि मोरल करप्ट हो जाऊँगा, या फिर फाइनेंशियली करप्ट हो जाऊँगा, या फिर मेरा फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो मेरी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि बाकी लोग भी मेरे से इथिकल बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं। अगर मैं वो बिहेवियर नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरी वो चीज़ें ख़राब होती जाएगी। सोशल लेवल पे क्या होगा, सोशल लेवल पे क्या होगा, अगर सोसाइटी में हम देखें तो क्या होगा, सोसाइटी में इलीगल चीज़ें बढ़ जाएगी, जैसे कि इलीगल मीन्स से पैसे कमाना हो, सोसाइटी में वायलेंस बढ़ जाएगा, रिलीजन के नाम पे दंगे बढ़ जाएंगे। तो अगर सोसाइटी में इथिक्स ना हो तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। पॉलिटिकल लेवल पे क्या होगा, पॉलिटिकल लेवल पे क्या होगा, जैसे पॉलिटिकल करप्शन बढ़ जाएगा। पॉलिटिक्स में अभी जैसा कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है तो उस टाइप का इलेक्शन नहीं हो पाएगा। पॉलिटिक्स में नए लोगों की एंट्री नहीं होगी, जो भी अभी एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियन हैं उनके ही खास लोग पावर में बने रहेंगे। पॉलिटिशियन लोग पावर के लिए ही काम करेंगे, लोगों की तो कोई नहीं सुनेगा। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल लेवल पे हो सकती है। ब्यूरोक्रेटिक लेवल में क्या होगा, मानो कि कोई आईएएस ऑफिसर मोरल नहीं, इथिकल नहीं है, तो इथिकल नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पे करप्शन होगा, रेड टिपिज्म होगा, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, लोगों को बार बार चक्कर लगानी पड़ेगी। जो जो ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, फिर क्या होगा, मनमानी होगी, रूल्स फॉलो नहीं किए जाएंगे, जिसकी पहुंच है उसको ही लाभ मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे अगर इथिक्स ना हो तो हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा, तो अभी जैसे कि इज़राइल और हमास का वार हो रहा है, रशिया यूक्रेन का वार हो रहा है, इस छोटे छोटे वार शायद आगे जाके बहुत बड़े वार हो जाएंगे। अगर हम इथिक्स नहीं है, एनवायरमेंटल इथिक्स नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, तो क्लाइमेट चेंज जो भी 2 डिग्री सेल्सियस का हमें जो टारगेट दे रहे हैं, हो ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस से आगे चला जाएगा, उसके तहत बहुत सारी परेशानी हो सकेगी। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जैसे कि रेफ्यूजी क्राइसिस होता है, उस टाइप की क्राइसिस बढ़ जाएंगे। और जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो होना चाहिए, लोगों को बचाना चाहिए, उनके राइट्स बचाने चाहिए, उस टाइप के राइट्स कोई नहीं बचा पाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन हो जाएगी। तो यही है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे इथिक्स ना हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। एनवायरमेंटल लेवल, जैसे कि अभी मैंने बताया कि एनवायरमेंटल लेवल पे अगर इथिक्स ना हो, हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट ना करें, तो अभी जैसे हिमाचल में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, उस टाइप के नेशनल इमरजेंसीज बढ़ जाएंगे, ड्रॉट बढ़ जाएगी, स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने लगेगी, बहुत सारी स्पीसीज रेड लिस्ट में अभी भी है और उसका संख्या भी बढ़ जाएगी। फिर जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग वो तो इशू है ही, ये सारी चीज़ें इथिक्स ना होने के कारण हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्कोप ऑफ इथिक्स। हमारा स्कोप ऑफ इथिक्स क्या है, मतलब इथिक्स को हम लिमिट कैसे करें, मतलब हम इथिक्स को हर चीज़ में तो नहीं ला सकते, तो इसका स्कोप क्या है, कहाँ तक हम इथिक्स को फॉलो कर सकते हैं, कहाँ हमें इथिक्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इथिक्स सबसे पहले हम देखते हैं कि इथिक्स किस चीज़ को अप्लाई होता है। तो इथिक्स अप्लाई होता है ऑल इंटरेक्शंस को। ऑल इंटरेक्शंस मतलब जैसे कि मुझे पता है कि मैंने ये पेंसिल उठाया, ये मेरी ऑल इंटरेक्शन है, तो इसको इथिक्स अप्लाई होता है। लेकिन मेरी जो सांसें चल रही है, मेरे हार्ट बीट चल रहे हैं, मैं सो रहा हूँ, ये मेरी ऑल इंटरेक्शंस नहीं है, तो इसको इथिक्स अप्लाई नहीं होता है। जहाँ पर ह्यूमन, या अभी सेकंड पॉइंट जो है तो ये वो है कि ह्यूमन एक्शंस वर्सेस एक्शंस ऑफ ह्यूमन। तो ये पढ़ने में तो ऐसा लग रहा है कि दोनों चीज़ें सेम ही है, पर दोनों चीज़ें सेम नहीं है। ह्यूमन एक्शंस, अभी जो मैंने बताया, ह्यूमन एक्शंस में जो डिलिबरेट चॉइसेस मेड बाय द ह्यूमन, जो डिलिबरेटली कुछ हम काम करते हैं,
जिसको हम जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी होती है कि करे या ना करे, उसको हम ह्यूमन एक्शंस कहते हैं। जहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं या फिर जहाँ पे हम खुद से कुछ चीज़ें करते हैं, जहाँ पर हमारा कंट्रोल रहता है, उसको हम ह्यूमन एक्शंस कहते हैं। और एक्शंस ऑफ ह्यूमन, जो अभी मैंने बताया कि जिसमें हमारा कुछ कंट्रोल नहीं रहता, वो नेचुरली चीज़ें हो रहती है, उसको हम एक्शंस ऑफ ह्यूमन बोलते हैं।